नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे यूपी टेट पेपर 1। जो भी आपका यूपी टेट पेपर 1 हुआ था 2019 में, तो उसके जो सीडीपी के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो हमारी पहली वीडियोज़ हैं, 2011 का पेपर हमने करा रखा है, 2013 का, 2014 का, 15 का, 2016 और 2017, यानी हमने ये 6 पेपर करा रखे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वाले जो पेपर हैं हमारे चैनल पे देख के आ रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपना जो आज का डिस्कशन है, सीडीपी के जो क्वेश्चन आए थे 2019 में, वो शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, हम इसी चैनल पे अपने हिमांशी मैम की जो हैंड रिटन सीडीपी की जो पेडागोजी की किताब आती है उसको शुरू करना चाहते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उस किताब का सॉल्यूशन डाला जाए, मतलब उस किताब को पढ़ाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत सारी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गोलमैन ने नहीं दिया था, स्पीरमैन ने नहीं दिया था, जॉन मेयर ने नहीं दिया था, ये हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने दिया था इसका सिद्धांत। इन्होंने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। तो बहुबीमता प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रकार्य होता है, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, जो इस प्रकार है। क्या क्या बताए थे इन्होंने प्रकार इसके? तो इन्होंने प्रकार बताए थे, एक तो व्यक्तित्व पर बुद्धि, व्यक्तित्व स्वम बुद्धि, संगीत बुद्धि हो गई आपकी, शरीर गति की बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि होगी, तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, भाषीय बुद्धि होगी और प्राकृतिक बुद्धि होगी। यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिसलेक्सिया से में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में जो है आपको पढ़ने में और बर्तनी में कठिनाई होती है। व्यक्त करने में दिक्कत नहीं होगी, खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी, बोलने में दिक्कत नहीं होगी। जो पढ़ाई से रिलेटेड काम होते हैं डिसलेक्सिया में, उनमें दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होगी आपको, स्वरों की ध्वनि में को सीखने में कठिनाई होगी, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होगा, यानी कि आप भूल जाओगे पढ़ते समय, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचान पाना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ना। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, आमिर खान की, उसमें एक लड़का रहता है ईशांत अवस्थी। तो वो जो है ईशांत अवस्थी डिसलेक्सिया से ही ग्रसित होता है। वो शब्दों को उल्टा सीधा बनाता है और पढ़ भी नहीं पाता वो, तो वो डिसलेक्सिया से ही ग्रसित होता है। तारे ज़मीन पर में ईशांत अवस्थी जो होता है लड़का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, शिक्षक की भूमिका नहीं है? बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक बातें करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को, यानी कि जो अक्षम बच्चे हैं उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए, ठीक बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ठीक है। यहाँ इसका सॉल्यूशन में लिखा है, यहाँ पे लिखा बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप
बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम जो परिस्थिति है, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। तो ये सब चीज़ करनी चाहिए शिक्षक को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं। प्रेरित करना चाहिए? रोक देना चाहिए? नहीं। अनुमति नहीं देनी चाहिए? नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुड बी करेज्ड। आपको बच्चों को क्या करना है? प्रेरित करना है, जिससे उनकी जिज्ञासा को और बढ़ सके और वो डीप में जा सके, नॉलेज और गेन कर सकें। ठीक है। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके अंदर और जिज्ञासा बढ़ेगी जानने की। ठीक है। और वे पढ़ाई की तरफ और अग्रसर होंगे। पढ़ाई यानी फिर उनके अंदर एक खोज करने की प्रवृत्ति का जागृत होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन उनको पूछने चाहिए। ठीक है। रोकना नहीं चाहिए बच्चों को क्वेश्चन पूछने से। ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बच्चा है उसकी जो वृद्धि है वो किस चीज़ से संबंधित होती है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, या फिर भावनात्मक विकास है, या फिर नैतिक विकास है? तो बच्चे की जो मुख्य जो वृद्धि होती है वो शारीरिक होती है, यानी कि फिजिकल विकास से ज़्यादा संबंधित होती है। ठीक है। बच्चों को समाज से ज़्यादा इतना मतलब नहीं होता है, बट इतना नहीं। भावनात्मक विकास पे इतना ध्यान नहीं, लेकिन सबसे जो मेन फोकस होता है वही होता है। सबसे मेन की बात करें तो हमारा शारीरिक होगा। मेन ये भी होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेन होता है शारीरिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का जो है प्रारंभ हो जाता है उसकी गर्भ से ही। जब वो बच्चा गर्भ में होता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। पूर्व वाली अवस्था से नहीं होगा, उत्तर वाली अवस्था से नहीं होगा, शायद मतलब होता है इनमें भी, लेकिन जो उसका प्रारंभ की बात करें, स्टार्ट कहाँ से होता है, वो गर्भ से हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे हैं R.M. गेने। क्या है? R.M. गेने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, R.M. गेने। यहाँ पे इन्होंने कुछ पुस्तकों के नाम भी दे रखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ पूछ सकता है। R.M. गेने की जो पुस्तक का नाम है द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। E.L. थॉर्नडाइक की जो है एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। B.F. स्किनर की है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। I.P. पावलोव की है कंडीशंस रिफ्लेक्शंस लेक्चर्स ऑफ कंडीशंड। ठीक है। तो ये भी पढ़ लेना, ये भी पूछ सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो आपको बताना, मैं पहले कह रहा था आपसे, जो मैंने पिछले पेपर करवा रखे हैं, कथन के 2 दिन क्वेश्चन पूछता ही है आपके पेपर में। तो आपको कथन के जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ लेने हैं, चाहे PYQ ही पढ़ के चले जाना। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो चाहे एक्स्ट्रा पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में। तो ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, पहले देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जरसिल्ड, स्टेनले हॉल, सिम्पसन, या फिर क्रू एंड क्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। जरसिल्ड की अगर आप पूछ ले तो जरसिल्ड का कथन ये है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर, जॉनसन एवं सिम्पसन के अनुसार विचार क्या है? किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होता है और प्रौढ़ अवस्था के आरंभ में समाप्त होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार की बात कर लें तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है।
सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट लगता है। माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। माइक्रो टीचिंग में कितना समय लगता है? टोटल 36 मिनट लगता है। कौन कौन से चरण होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले होगा पाठ योजना, 6 मिनट लेंगे। फिर शिक्षण करेंगे, उसमें भी 6 मिनट लेंगे। प्रतिपुष्टि या पोषण करेंगे, 6 मिनट लगेंगे। उसके बाद पुनः पाठ योजना स्टार्ट होगी, उसमें भी 6 मिनट लगेंगे। पुनः शिक्षण करेंगे, 6 मिनट लगेंगे। और पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे, उसमें भी 6 मिनट लगेंगे। यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे? टोटल हो जाएंगे हमारे ये 36 मिनट। टोटल 36 मिनट हो गए। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। देखो दूसरा आ गया नहीं क्वेश्चन, कथन वाला। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेरे ख्याल में गेट्स एवं अन्य का है, शायद कंफर्म नहीं है, बट हाँ मुझे जहाँ तक याद है ये नहीं, सॉरी, इसका आंसर है रॉस। सीखने के पठार की परिभाषा रॉस ने दिया हो। ठीक है, सही बात है, क्योंकि सीखने के जो पठार की बात, इसमें सीखने के पठार की बात कर रहे हैं, सीखने के पठार। तो सीखने के पठार की बात हमारे रॉस भाई साहब ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, रॉस। ठीक है, ना ही इसका आंसर स्किनर होंगे, ना ही हॉलिंगवर्थ होंगे, ना ही गेट्स होंगे, रॉस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, मतलब शिक्षक क्या कर रहा है, छात्र, कोई छात्र है उसको दिक्कत हो रही है कुछ, तो शिक्षक क्या करना है उस, मतलब शिक्षक को उसके इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए? तो बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं। बच्चों को क्या करना चाहिए? परामर्श देना चाहिए, यानी उसके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, बैठ उसके साथ बात सुननी चाहिए, उसकी क्या दिक्कत है उसको। ठीक है, ये करना चाहिए। ये भी नहीं होगा घर भेज दो वापस, ना, गलत है सब। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज मोस्टली रिलेटेड टू शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ना तो ये होगा, ना ये छात्र की वृत्ति विकास से, ना ही छात्रों के मानसिक विकास, ये होगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। ये कह रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? बीएस ब्लूम ने नहीं किया। स्किनर ने भी किया है, कोहलर ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है। बीएस ब्लूम, तो इसका आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम, इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे पढ़ेंगे, इनके बारे में कुछ बता रखा है। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन की बात कर रहे हैं। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना पाना, ना लेना, ये नहीं है। बालक का विद्यालय ना जाना, ये भी नहीं है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, नहीं। किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये है इसका आंसर। इसको कहते हैं शिक्षा में अवरोधन। अगर कोई बच्चा एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे शिक्षा में अवरोधन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें पूर्व ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है? उद्दीपन परिवर्तन, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में क्या है आपका? पूर्व ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमें ये मैच करना है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 में दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें मैच करना है।
एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्वलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन। आपको बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो अनुकूलन हमारा जो ये है एनिमल इंटेलिजेंस है, ये हमारी थॉर्नडाइक से। एक सेकेंड, एनिमल इंटेलिजेंस हो जाएगी हमारी थॉर्नडाइक से, ठीक है। और ये हमारी है दूसरी कौन सी है, ये पुनर्बलन की अनुसूची हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी स्किनर से, ठीक है। इन्होंने रेनफोर्समेंट में बात करी है। और सारगर्भिता का नियम जो है ये हमारा दिया है गेस्टोल्ड बाद ने, ठीक है, गेस्टोल्ड ने दिया है। और जो हमारा ये बचा अनुकूलन, एडेप्टेशन की बात करी है हमारे पियाजे जी ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। यहाँ पे लिखे भी हैं। एनिमल इंटेलिजेंस की थॉर्नडाइक ने बात करी है, पुनर्वलन की अनुसूची की बात स्किनर ने करी है, सारगर्भिता का नियम दिया है गेस्टोल्ड ने, और अनुकूलन का पियाजे ने दिया है, ठीक है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है। ये मुझे लग रहा है कि ये तीसरी बार आया इस तरह का क्वेश्चन, कथन वाला। तो कथन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, पढ़ लेना एक बार। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ये निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत हमारा क्या कह रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। और जी हमारा ये अंत संबंध का सिद्धांत क्या कह रहा है, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत कह रहा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। अंत्यक्रिया का सिद्धांत है हमारा बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों ही अंत्यक्रिया के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, आसान है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो 86 था, जो कि 2002 में आया था, ठीक है, 2002 में आया था। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है उसके थे मैकडूगल। और इन्होंने 14 इमोशंस की बात करी है, 14 इमोशंस की बात करी है, ध्यान होगा आपको तो, ठीक है। विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो अनोखा काल का है बाल्यावस्था को। किसे कहा बाल्यावस्था को, ना तो शैशवावस्था को, ना ही प्रौढ़ावस्था को, ना ही किशोरावस्था को। किसको कहा है इन्होंने, बाल्यावस्था को कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, क्रोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा। चौथा क्वेश्चन आ रहा है कथन वाला, चौथा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये कथन वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना सारे। आप PYQ जितनी भी आ रहे सारे पढ़ लेना, मैं करवा दूंगा एक, ठीक है। एक ही वीडियो ले आऊँगा, उसमें ये सारे करवा दूंगा कथन वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर बी गिलफर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखे हैं कुछ कथन। गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। दूसरा वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम की करने की प्रक्रिया है, ठीक बात है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको करेंगे। इसमें पूछ रहा है ये कि मैच करना है आपको,
ब्रूनर, ऑसोवेल और ग्लेजर और एक सेकेंड, और गार्डनर। ठीक है, हमें ही मैच करना है, तो हमें यहाँ देख लेना है। ठीक है, सिंपली यहाँ देख लेना है, कुछ नहीं करना, बस हमें याद करना है एक तरह से। तो ब्रूनर भाई साहब ने क्या करा है, ब्रूनर भाई साहब ने करा संप्रति उपलब्धि प्रशिक्षण प्रतिमान दिया है। ऑसोवेल ने क्या करा है, ऑसोवेल ने अग्रिम संगठक प्रशिक्षण शिक्षण प्रतिमान दिया है। ग्लेजर का क्या है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, और गार्डनर का है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो ये एक बार आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या जो समाधान है उसका पहला चरण कौन सा होता है? सबसे पहला चरण होता है आपको समस्या की पहचान करनी होती है, उसके बाद कुछ और करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है समस्या समाधान विधि के से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं जो निम्न बताएं। समस्या की पहचान करना, फिर परिकल्पना का निर्माण करना, फिर तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालकों का जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब, कब होगी? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा ना। दूसरा ऑप्शन है हमारा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक बात है, ये ठीक लग रही है हमें। आगे चलते हैं। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा, ये बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसमें हो जाएगा प्रस्तुतीकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, ना ही सामान्यकरण होगा, ना ही अन्वेषण होगा, ना ही तैयारी, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता भी रखे हैं स्मृति स्तर के सोपान। प्रस्तावना हो जाएगा पहला आपका, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, स्पष्टीकरण या तुलना, या फिर सामान्यकरण, या फिर प्रयोग। बोध स्तर के सोपान क्या है हमारे? अन्वेषण करना, प्रस्तुतिकरण करना, आत्मीकरण या परिपाक, और ये व्यवस्था, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्वलन यानी कि थ्योरी ऑफ रेइनफोर्समेंट। तो ये हो जाएगा आपका पुनर्वलन का आई थिंक डी, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन की सर्वाधिक और प्रभावशाली भूमिका निभाई बताई। इनके अनुसार पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपन की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर ली। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, आंत प्रज्ञा अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज। प्रतिबिंब अवस्था भी होती है, संकेतात्मक अवस्था भी होती है, क्रियात्मक अवस्था भी होती है। ठीक है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 3 स्तरों में बांटा है। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। आंत प्रज्ञा अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उपावस्था है जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। वे है
तो 5 पद कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आएगा ये खोज, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे खोज आएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आएगा ये प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आएगा ये आत्मसातीकरण, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आएगा हमारा ये संगठन व्यवस्था। फिर 5वें नंबर पे आएगा अभिव्यक्ति या वाचन, ठीक है, अभिव्यक्ति या वाचन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक बार पढ़ लेते हैं। हेनरी सी मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। सोपान, जिसके सोपान निम्न है। पहला आप खोज करोगे, फिर उसको प्रस्तुत करोगे, फिर आत्मीकरण करोगे, एसिमिलेशन करोगे, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करोगे, फिर उसका रेसिटेशन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनुमूलन, अभी ऊपर पढ़ाया था। अनुप्रयोग भी है, बोध भी है, ज्ञान भी है, ठीक है। यहाँ लिखे हैं मेरे, ज्ञान भी है, अनुप्रयोग भी है, संश्लेषण भी है, बोध भी है, विश्लेषण भी है, मूल्यांकन भी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोत्तर, मिश्रित, लंबत या फिर उन्तोत्तर, कॉन्वेक्स जिसको बोलते हैं। तो ये लंबत नहीं है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने कहा है कि सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखा वक्र, सरल रेखा वक्र कैसा होता है? ये होता है, ठीक है, यानी आपकी जो लाइन है ये इस तरह आएगी सीधी। समान निष्पादन वक्र। दूसरा वक्र होता है उन्नोत्तर वक्र, जिसको कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अधिगम की मात्रा इधर होगी, बाई एक्स पे होगी और एक्स पे होगा आपका अभ्यास। एक सेकेंड, बाई एक्स पे आपका होगा ये अधिगम की मात्रा और एक्स पे होगी अभ्यास। तो ये इस तरह आता है, इस शेप में आता है ये, ठीक है। घटता निष्पादन, यानी आप पहले सीख रहे हो, फिर आप रुक गए हो एक जगह, स्टेबल हो गए। फिर बात करेंगे हमारा ये थर्ड, नतोत्तर यानी कि कॉनकेव। कॉनकेव की बात कर लें तो अधिगम की मात्रा हमारी वाई एक्स पे, अभ्यास हमारा एक्स एक्स पे, और हमारा ये डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है। आप धीरे धीरे सीखे रहोगे, फिर एकदम से सीखने लगोगे। बढ़ता निष्पादन वक्र। फिर ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, मिश्रित वक्र या कॉम्बिनेशन टाइप कर्व क्या हो जाएगा हमारा ये इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2019 का यूपी टेट का पेपर 1, जिसमें हमने सीडीपी के बाल विकास के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करा है। और मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको हिमांशी मैम की बुक कहीं भी मिल नहीं रही है, हैंड रिटन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे, हम अपने चैनल पे हैंड रिटन जो भी हिमांशी मैम की बुक है उसको पढ़ाना चाह रहे थे। अगर आप चाहते हो कि हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएं और आप जो भी उसका कंटेंट है वो आप उससे ज्ञान ग्रहण कर सकें, तो कमेंट बॉक्स में अपना यस लिख देना, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।